हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैक्सल गाइडलाइंस। आज की हमारी वीडियो है फ्रीलांसर्स इनकम टैक्स रिटर्न पर, जिसमें हम सेक्शंस और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इनकी देखेंगे। सबसे पहला सवाल, फ्रीलांसर्स होते कौन है? फ्रीलांसर्स असल में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं जो अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं क्लाइंट्स को। सर्विसेज कौन कौन सी हो गई? कंटेंट राइटिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई या कंसल्टेंसी हो गई। फिर दूसरा सवाल आता है कि इनके ऊपर कौन कौन से इनकम टैक्स सेक्शंस लगते हैं या लग सकते हैं। इनके ऊपर इनकम टैक्स सेक्शंस 102, 154A, 65F ये सारे लगते हैं। सबसे पहला सेक्शन 102, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। सेक्शन 102 के हिसाब से अगर आपने फॉरेन इनकम टैक्स पे किया हुआ है अपनी सैलरी के ऊपर, यानी कि अगर आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं पाकिस्तान में और आपने इसका ऑलरेडी टैक्स पे किया है फॉरेन कंट्री को, तो फिर आप पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट हो गए, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि आपका ऑलरेडी टैक्स वहाँ पे हो चुका है फॉरेन कंट्री में। दूसरा, अगर तो आप पाकिस्तान में हैं रेजिडेंट और आप फॉरेन एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं और उसने आपका टैक्स विद हेल्ड करके जमा करवा रहा है अपनी कंट्री में, तो पाकिस्तान में भी आपको टैक्स नहीं लगेगा दोबारा से, यानी कि आपका विद हेल्ड ऑलरेडी हो चुका है टैक्स और दोबारा से आपको पाकिस्तान में पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन 154A, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के मुताबिक जब आपकी पेमेंट रियलाइज्ड हो जाए तो उस वक्त टैक्स डिडक्शन करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद पॉइंट ए, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। एक्सपोर्टर is registered with and duly certified by the Pakistan Software Export Board PSAB। मतलब अगर आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आईटी इनेबल सर्विसेज और PSAB के साथ रजिस्टर्ड हैं, और पॉइंट बी के हिसाब से सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं आउटसाइड पाकिस्तान या एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हो, या तो पॉइंट सी के हिसाब से रॉयल्टी कमीशन और फीस डिराइव्ड बाय द रेजिडेंट कंपनी फ्रॉम अ फॉरेन एंटरप्राइज इन कंसिडरेशन फॉर द यूज़ आउटसाइड पाकिस्तान और एनी पेटेंट, मतलब पाकिस्तान से बाहर पेटेंट वगैरह हुए हो या आप कोई सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हो या अपने स्किल्ड आपकी जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपकी बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो पॉइंट डी के हिसाब से, पॉइंट डी के ए के हिसाब से फॉरेन कमीशन ड्यू टू एन इंडेंटिंग कमीशन एजेंट हो आप, ई के हिसाब से अदर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड पाकिस्तान एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब पॉइंट नंबर 2 में है द टैक्स डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल टैक्स। मतलब जो भी सर्विसेज आप ऊपर देख रहे हैं जो मेंशन की है ए बी सी डी डी ए ई, ये सारे फाइनल टैक्स के अंडर आएंगे। इनकी जब ट्रांजैक्शन होगी, और मतलब ट्रांजैक्शन से मेरा मुताबिक है जब इनकी डिडक्शन होगी तो फाइनल टैक्स के अंदर जो भी इनके रेट्स बनते हैं उसके मुताबिक डिडक्शन होगी। अच्छा, फाइनल टैक्स के लिए इनको क्वालिफाई करने के लिए किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत है कि फुलफिल्ड हो, कि रिटर्न इनका फाइल्ड हुआ हो, विथ होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल हुई हो साल की, और सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल हुआ हो टाइम पर। अगर तो ये तीनों चीज़ें हुई हों तो जब भी आप फाइनल टैक्स रिजीम में क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज़ आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम के हिसाब से ही डिडक्शन होगी जो स्लैब रेट हैं। अब हम देख लेते हैं विथ होल्डिंग टैक्स कार्ड। विथ होल्डिंग टैक्स कार्ड में 154A के हिसाब से 2024 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि 0.25% लगेगी आपकी जो भी प्रोसीड होगी अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रही होगी आपकी ट्रांजैक्शंस। यानी अगर आपकी फ़ॉरेन से बैंक के थ्रू आ रही है पेमेंट आपके अकाउंट में तो आपके 0.25% टैक्स डिडक्शन होगी। इसी तरह नॉन फाइलर पर भी सेम परसेंटेज लगेगी। फिर उसके बाद अगर कोई और केस होता है आईटी सर्विसेज के अलावा तो आपका 1% डिडक्शन होगी, और सेम आपकी नॉन फाइलर भी होंगे उनकी भी 1% डिडक्शन होगी। अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 65F, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन्स।
सेक्शन 65F के मुताबिक फॉलोइंग पर्सन और इनकम शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इक्वल टू 100%। मतलब टैक्स क्रेडिट आपको पूरी पेमेंट में मिलेगा, 100% आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपकी जो भी प्रोसीड होगी, अगर तो आपने फॉलोइंग कंडीशन फुलफ़िल की हुई है। फॉलोइंग कंडीशन पे आप अगर पॉइंट बी देखते हैं, आज स्टार्टअप एज डिफाइंड इन क्लॉज 62A of section 2 for the tax year in which the startup is certified by the PSAP and the next following 2 years। मतलब अगर आप PSAP से रजिस्टर्ड हैं और अगले 2 सालों के लिए भी आप रजिस्टर्ड होंगे, तो अगर आप नीचे के कुछ पॉइंट्स अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं कि आपके रिटर्न फाइल हुआ हो, विथ होल्डिंग स्टेटमेंट फ़ाइल हुई भी हो, और इसी तरह आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न भी फ़ाइल हुए हुए हों, टाइमली फ़ाइल हुए हों, तीनों चीज़ें, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाए। इसी तरह अभी आप नीचे देख लें, सेल्स टैक्स के बारे में भी लिखा है कि टाइमली सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग टू रेलिवेंट टैक्स ईयर हैज़ बीन फाइल्ड। मतलब टाइमली फाइल्ड हुआ सारे सेल्स टैक्स रिटर्न, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे टैक्स क्रेडिट के लिए। अब हम देख लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से फ़ाइल होता है। इनकम टैक्स का ये फॉर्म खुल गया है, तो सबसे पहले हम लोग उनका डाटा डालेंगे जो इनकम जनरेट करते हैं हमारी एज अ सैलरी फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो उनका पहले डाटा इनपुट करते हैं। ये हम ऑप्शन में चले गए फॉरेन सोर्स के, तो उसके बाद हम सैलरी के ऑप्शन पे चले गए। सैलरी के ऑप्शन में जाते ही हमने टोटल जो एनुअल हमारी सैलरी आई है तो उसको इनपुट कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं फाइनल टैक्स हमने अगर क्वालिफाई कर दें तो फाइनल टैक्स में डाल देंगे, वरना तो इसकी कैलकुलेशन नॉर्मल टैक्स के हिसाब से हो जाएगी। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करते ही फिर इसके बाद नॉर्मल टैक्स पे देखें ये क्वालिफाई नहीं हो रहा फाइनल टैक्स में, क्योंकि हमने इनपुट कर दी फिगर। इसके बाद हम फाइनल टैक्स में जाएंगे। फाइनल टैक्स में जाते ही हम लोग सर्च में जाएंगे, और सर्च पे जो सेक्शन है सेक्शन 154A उसको हम टाइप करेंगे। उसको टाइप करने के बाद हमारे पास नीचे उसका ऑप्शन आएगा कि कौन से वाले में जाना है, 1% पे जाना है या 0.25% पर। तो 0.25% हम सेलेक्ट करेंगे तो खुद ही IRS हमें उस ऑप्शन पर ले जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एनुअल सैलरी डालेंगे, जैसे कि हमने अपनी फॉरेन सोर्स में डाली थी। और उसके बाद अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू आई है और बैंक ने हमारा कोई टैक्स डिडक्ट किया है तो वाली हम लोग फ़िगर डाल देंगे। मैंने ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल डाल दी है और कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेट करने के बाद हमारा 5000 की फ़िगर आ रही है जो टैक्स हमें चार्जेबल है। उसके ऊपर जाकर हम लोग चेक कर लेंगे, ये देखें ये पूरा टोटल आ गया है। फिर उसके बाद कंप्यूटेशन में चले जाएंगे, हम वहाँ कंप्यूटेशन पर जाकर देखेंगे कि हमारा एडमिटेड टैक्स कितना बन रहा है। चार्जेबल टैक्स हमारा 5000 बन रहा है। फिर उसके बाद हम नीचे जाकर देखते हैं कि हमारा विथ होल्डिंग कितना है। हाँ, विथ होल्डिंग हमारे 3000 आई थी, वो जो हमने बैंक ने जो हमारा डिडक्ट किया था वो हमने डाली थी। तो एडमिटेड हमारा बन रहा है 2000, जो कि हमें साल के एंड में जमा कराना पड़ेगा FBR में। ये तो होगी सैलरीड इनकम का। अब हम देख लेते हैं बिज़नेस इनकम में किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जाकर मैं ये सैलरीड इनकम का डाटा डिलीट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बिज़नेस इनकम के बताऊँगा कि बिज़नेस इनकम का किस तरीके से डाटा इनपुट होता है। तो ये 1 बाय 1 मैं सारा डाटा डिलीट कर देता हूँ ताकि सारा क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम बिज़नेस इनकम का डाटा इनपुट करेंगे। तो ये सैलरीड इनकम को पहले हम ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि ये डिलीट करने से तो बात बनी नहीं। तो 0 इनपुट करके देख लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अब ये 0 हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं हमारी बिज़नेस इनकम में।
उसमें हम गए अदर रेवेन्यू में जाकर टेक्निकल इनकम जो है उसको हम फिल कर देंगे। फिर इसको फिल करने के बाद वैसे ही जैसे हमने सैलरी में किया था कि फाइनल टैक्स में इंपुट करेंगे, फाइनल टैक्स में इंपुट कर देंगे हम। याद रखिए आपके वो तीनों पॉइंट्स क्वालिफाई आपके होने चाहिए अगर आपको फाइनल टैक्स में एलिजिबल होना है। आपका इनकम टैक्स टाइम पर फाइल होना चाहिए, आपका विथहोल्डिंग स्टेटमेंट टाइम पर फाइल होनी चाहिए, और इसी तरह आपका सेल्स टैक्स रिटर्न भी टाइम पर फाइल होना चाहिए। तो जब ही आप फाइनल टैक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद मैं एक्सपेंसेस में आ गया। मैं कुछ रैंडमली कुछ एक्सपेंसेस डाल देता हूँ एक एक कर ताकि आप लोग को समझ में आ जाए किस तरीके से इनपुट होती है। फिर बाकी आप अपनी तरफ से जो भी ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप उसकी फिगर्स इनपुट। तो ये 1 बाय 1 मैंने इनपुट करता जा रहा हूँ। आप इसे गौर से देखते रहिएगा। फिर जैसे आप बेहतर समझें उसी तरीके से अपना भी रिकॉर्ड इसी तरह अपडेट करते जाइएगा जब आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हों। अब कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद आपकी टोटल ये एक्सपेंसेस वाली फ़िगर कंप्लीट हो जाएगी, कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर इसके बाद आप ये सारी फ़िगर्स को फिर आप उसमें डालिएगा, फाइनल टैक्स में डालिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स में सारी क्वालिफाई हो रही थी। तो अगर आप फाइनल टैक्स में डालेंगे तो फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी की सारी फ़िगर फाइनल टैक्स में आ जाएंगी। फिर फाइनल टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, वरना तो ये नॉर्मल टैक्स पे ले लेगा और आपका लॉस आएगा। ये मैंने कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट करने के बाद देखिए आपके नॉर्मल टैक्स से सारा डाटा हट गया है और ये सारा फाइनल टैक्स में आ गया है। अब हम कंप्यूटेशन में चले जाएंगे, इसकी कंप्यूटेशन देखेंगे कि किस तरीके से इसकी कंप्यूटेशन हुई है। अब जैसे कि आप देखें फाइनल टैक्स में ही सारा डाटा फॉल हो रहा है और इसकी कंप्यूटेशन पूरी की पूरी हो गई है। नीचे जाकर देख लेते हैं। देखिए एडमिटेड टैक्स कुछ भी नहीं आया क्योंकि ये फाइनल टैक्स में ये काउंट हो गया था एलिजिबल, क्योंकि फाइनल टैक्स के लिए हो रहा था, इसलिए एडमिटेड टैक्स कुछ भी नहीं बना। तो इसी तरह आपका ये बिज़नेस का भी फ़ाइल होगा इसी तरह, और आपको सैलरी का भी बता दिया जो फ्रीलांसर्स हैं उसका भी इसी तरह फ़ाइल होगा। अगर फाइनल टैक्स में आपके बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अगर कोई पेमेंट आई है तो फिर 154A में चले जाएंगे सेलेक्ट कर और वही आप इसकी इनकम जो डालेंगे उसका 1% कैलकुलेट होकर आएगा, क्योंकि 1% के हिसाब से ये कैलकुलेशन होगी। तो आप वैसे डाटा इनपुट कर देंगे। डाटा आपने इनपुट किया, फिर उसके बाद अगर बैंक की तरफ से कोई डिडक्शन हुई है टैक्स के मद में तो वो वाली फ़िगर आप लिख देंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट होकर आ जाएगी 1% जो आपकी ओरिजिनल प्रोसीड है उसका 1% निकल कर आ जाएगा और वो कैलकुलेट हो जाएगा उसका टैक्स। फिर इसके बाद आप एडमिटेड में चले जाएंगे, कंप्यूटेशन में चले जाएंगे। कंप्यूटेशन में आपके पास एडमिटेड टैक्स आ रहा होगा, कैलकुलेट करेंगे आप तो वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो किस तरीके से होगा, वही आप पेमेंट चालान बनेगा आपका एडमिटेड टैक्स का और आप जमा करवा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पेमेंट पे जाकर आप इसको क्लेम कर वेरीफाई करेंगे अपनी आईडी और उसके बाद इसको सबमिट करा देंगे रिटर्न का। तो इसी तरह फिर आप 116 का भी आपका नॉर्मली उसी तरीके से होगा जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आप फाइल करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।